Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about vaccines. तो अगर मैं बात करूं कि वैक्सीन्स कैसे डेवलप हुई, तो बेसिकली क्या होता है जब भी कोई पैथोजन, जैसे पैथोजन्स में आ गए हमारे जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, मोल्ड, ईस्ट, जो भी हमें इन्फेक्शन कोज करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पैथोजन होते हैं। ठीक है, कोई भी एंटीजन जैसे कि भाई कोई प्रोटीन आ गया, जैसे प्रियोन्स ने हमें इन्फेक्शन कोज कर दिया, किसी प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो वो हमारे एंटीजन्स हो गए। तो एंटीजन या पैथोजन कोई भी फॉरेन बॉडी, जो एक केमिकल भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जो भी हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम बीमारियों से लड़ने की कैपेबिलिटी गेन कर पाते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो फ्रीक्वेंटली होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। तो जो कॉमन कोल्ड है उसकी मेमोरी नहीं होती बॉडी में, क्योंकि हमारा प्राइमरी इम्यून सिस्टम एक्ट करता है कॉमन कोल्ड के टाइम पे, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली होता है और हमें हमारी बॉडी को क्योर करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं जब भी कॉमन कोल्ड होता है। उसका रीज़न ये है कि कोई मेमोरी नहीं है हमारी बॉडी में, तो हर बार हमें टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करने में और अपनी बॉडी को क्योर करने में, ठीक है। पर कुछ हमारी बॉडी में डिजीज हैं जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जो हमें एक बार हो जाता है तो दूसरी बार इतना सिवियर केस नहीं होता। रीज़न क्या है, क्योंकि मेमोरीज होती हैं, तो जैसे ही वो वायरस हमें अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी रिलीज़ करती हैं और उससे फाइट करती हैं और आगे कोई भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं होती। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमें क्या पता चला कि हमारी बॉडी में डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं। जो डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं, एपिटोप्स किसके, जो भी हमारा एंटीजन होगा, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कुछ टी सेल्स के थ्रू और बी सेल्स के थ्रू। बी सेल्स यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाती हैं और टी सेल्स या तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं जो इनगल्फ कर लेती हैं डेड सेल्स को, पैथोजेंस को, या फिर वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह एक्ट करती हैं। मतलब जो भी एंटीजन आया उसको दूसरी सेल्स के अगेंस्ट लेके जाएंगी, साइटोकाइन सिक्रेट करेंगी और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगी, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करके कि अलग अलग जो एपिटोप्स हैं वो अलग अलग टी और बी सेल्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और उसके बेसिस पे हमारी बॉडी में सेलुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें सेल एक्टिवेट होती हैं, या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो जब जो इम्यूनोलॉजिस्ट थे, वो साइंटिस्ट जो इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं वो इम्यूनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जब इम्यूनोलॉजिस्ट ने एंटीजन प्रेजेंटिंग जो पाथवे है या एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स हैं वो कौन सा पाथवे फॉलो करती हैं डिपेंडिंग ऑन द इंट्रासेलुलर एंटीजन और एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन, उसके डिफरेंस को स्टडी करके अलग अलग वैक्सीन्स को जनरेट किया, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होती है, डिजीज ऐसे मतलब पेशेंट को हो जाती है जो जिसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या जो कैपेबल नहीं है फाइट करने में, तो अगर हमारे पास वैक्सीन है तो वी विल प्रोवाइड दैट वैक्सीन टू दैट पेशेंट एंड वी कैन सेव दैट फ्रॉम डाइंग, ठीक है। तो उस थॉट के ऊपर बेस्ड हमने वैक्सीन्स को जनरेट किया था। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी वैक्सीन इन डिटेल, बट इट इज़ पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर वीडियो। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैसे डेवलप की जाती है एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे डेवलप की जाती है। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। तो एक्चुअल में वैक्सीन होती क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैक्सीन जो एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, मतलब बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें हम लेबोरेटरी में जाके इसको प्रिपेयर करते हैं। बेसिक हमारा पर्पस या गोल क्या होता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट। जैसे अभी हमने कोविड के टाइम पे पता चल गया था कि कोविड की वैक्सीन थी, कोविशील्ड थी, ठीक है। तो वो क्या था, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इट डजेंट मीन कि हम इन्फेक्ट नहीं होंगे, बट हमारा इम्यून सिस्टम पहले से जानता होगा कि हम इस वायरस के कांटेक्ट में आ चुके हैं और एक मेमोरी हमारी बॉडी में है। तो जैसे ही हमें वायरस इन्फेक्ट करता है, हमारी बॉडी क्या जनरेट कर दे, एंटीबॉडी, ठीक है। वैक्सीन्स होती क्या हैं, ये डेड या इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म है। मान लो कि
किसी, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटानी एक बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी एक बैक्टीरिया हो जो क्या करता है कि टेटनस कोज करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को लेंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया को डेड कर सकते हैं, डेड कर देंगे, ताकि जैसे ही इसको इंजेक्ट किया जाए ये हमारी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन तो कोज ना करे, पर हमारी बॉडी इसको क्या करे, आइडेंटिफाई करे और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर दे। तो मेमोरी तो रह जाए, हमारी बॉडी इम्यून हो गई उस डिजीज़ के अगेंस्ट, बट हमारे अंदर इन्फेक्शन कोज नहीं हुआ। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे बैक्टीरिया की जो पॉलीसेक्राइड सेल वॉल होती है उनकी मेम्ब्रेन के बाहर, वो मोस्टली टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो उसको इनएक्टिवेट कर दें, उसको रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो इनएक्टिवेटेड हो गया। या प्योरीफाइड प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर वो बैक्टीरिया या वायरस उसको इन्फेक्ट करे तो उसके पास पहले से मेमोरी हो, ठीक है। तो वैक्सीन्स क्या है, डेड एंड इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिजम्स और प्योरीफाइड प्रोडक्ट्स जो उन्हीं से डिराइव किए जाते हैं। इनका यूज़ क्यों किया जाता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट मतलब एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराने के लिए, बाय रिकॉग्नाइजिंग द फॉरेन एजेंट। क्योंकि जब हमारी बॉडी में एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो वो रिस्पोंड करने में इतना टाइम ले लेती है कि हमारे ऑलरेडी टिश्यूज़, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होते हैं, हम इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फेस कर चुके होते हैं कि हमारी बॉडी बहुत डैमेज हो जाती है। तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से मेमोरी हेल्ड करना चाहते हैं हमारी बॉडी में, ताकि जब एक्चुअल इन्फेक्शन हो तो हम एज सुन एज पॉसिबल हम फाइट कर सकें। इट इज़ द पर्पज़ ऑफ वैक्सीन। अब दो तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं वैक्सीनेशन के टाइम पे, ठीक है। एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जब हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम पहले से ही किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करवा सकते हैं कि उसको जब एक्चुअल डिजीज हो तो वो फाइट कर सके। मतलब कि हमें जब वैक्सीन की नॉलेज नहीं थी तब भी क्या होता था, इम्यूनाइजेशन होता था बाय नेचर। कैसे, लाइक मदर मिल्क्स प्रोटेक्ट अ बेबी, न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम मैनी डिजीजेस। कैसे, क्योंकि बहुत सारी जो एंटीबॉडीज हैं वो मदर की बॉडी में बनती हैं और वो मिल्क के थ्रू कहाँ पे जाती हैं, बेबी के पास जाते हैं। इसलिए इट इज़ एडवाइज टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। तो यहाँ पे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन सबसे पहले डिस्क्राइब की थी एमिल वॉन बेरिंग ने एंड हाइडेसबर्ग किटास्टो ने, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, जैसे जो नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चे से बेबी में जाती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी डिजीज से बच्चे को बचाएंगे, डिप्थेरिया से बचा सकती हैं, काली खांसी जिसको बोला जाता है, टेटनस से बचा सकती हैं, स्ट्रिप्टोकोकाई से बचा सकती हैं जो न्यूमोनिया कोज कर सकता है, रुबेला, मम्प्स, ये वायरल डिजीजेज हैं, पोलियो वायरस, इन सब से बचा सकती है मदर की बॉडी से जब भी एंटीबॉडी कहाँ पे जाएगी, बेबी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, इसमें पहले से फॉर्म्ड जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज कहाँ पे फॉर्म हुई, वो मदर की बॉडी में फॉर्म हुई, ठीक है। उनको नेचुरली हम ट्रांसफर कर रहे हैं मदर की बॉडी से, या तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जब बेबी वोम में डेवलप हो रहा होता है तब फिटस में जाती है, या फिर कोलोस्ट्रम जो सबसे पहले मिल्क फीड करवाती है मदर उसके थ्रू, या फिर मिल्क जो वो थ्रू आउट द टाइम वो फीड करवाती है बेबी को, उसके थ्रू कहाँ पे जाती है, इन्फेंट में जाती है। तो ये क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं जो पैसिवली गई हैं, ठीक है, किसके में, बेबीज के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, तो इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आती हैं, और मैटरनल मिल्क आता है। ये हमारे पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किस कंडीशन में हम पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम रिकमेंड करेंगे इसको। जैसे सबसे पहले बात करते हैं डेफिशिएंसी की। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेफिशिएंट है कि वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर सकता, जैसे
एक फिटस जो मदर के वोम में ग्रो कर रहा है, या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी जिसका इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि वो अभी तक किसी भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में नहीं आया है, या फिर एकदम से वो बाहर के इन्वायरमेंट में आता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में वो आता है, ठीक है। तो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एकदम से इतने सारे फॉरेन बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर सके। तो वो क्या है, डेफिशिएंट है किसमें, वो एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करने में। कई बार क्या होता है, कुछ कोजेनाइटल या फिर हम बोलें कि बर्थ डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटीबॉडी जनरेट नहीं कर पाता, या कुछ बी सेल डिफेक्ट होते हैं। बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी जनरेट करती हैं। तो बी सेल्स के जीन में ही अगर कोई डिफेक्ट है तो उस टाइम पे, या कुछ इम्यूनो डेफिशिएंसी के टाइम पे भी क्या होता है, एक पेशेंट एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर पाता, तब रिकमेंड की जाती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्सपोजर और लाइकली एक्सपोजर टू डिजीज डेट विल कॉज कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा कब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है जिसको लुकेमिया है, ठीक है। लुकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। क्या है, उसको लुकेमिया है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स का उसको कैंसर है, तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है एक डिजीज के साथ, ठीक है। अब उसको मिसेल्स हो जाता है जो कि एक वायरल डिजीज है, तो वो बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, हम उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू उसको वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ इन्फेक्शन हो जाता है पैथोजन के साथ whose effects may be ameliorated by antibodies। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसने अभी तक एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं रिसीव किया, मतलब उसको कोई वैक्सीन नहीं मिली है, फॉर एग्जाम्पल टेटनस के अगेंस्ट, ठीक है, और उसको वुंड था कोई और उसमें पंक्चर हो गया है, ठीक है, तो उसको इंजेक्शन दिया जाएगा हॉर्स एंटीसीरम का टू टेटनस टॉक्सिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉर्स एंटीबॉडी है वो न्यूट्रलाइज कर देंगी टेटनस के टॉक्सिन्स को, जो कौन प्रोवाइड करेगा, एक बैक्टीरिया, जैसे मैंने क्लोस्ट्रीडियम टिटानिका बोला है। तो ऐसे केस में क्या कराया जाता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है। अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू आ सकती हैं, जैसे जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं वो जनरली एक दूसरी स्पीसीज के अंदर क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि हमारी पैसिव इम्यूनिटी के टाइम पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी देते हैं पेशेंट्स को, तो ये माइस वगैरह में प्रिपेयर की जाती हैं। अब उसको ह्यूमनाइज्ड बनाने के लिए, मतलब ताकि हम उसको ह्यूमन बींग्स में इंजेक्ट कर सकें, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ में हमें पता है इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसमें कांस्टेंट रीजन होता है और वेरिएबल रीजन्स होते हैं। तो हम स्प्लाइसिंग करते हैं कांस्टेंट रीजन की, स्प्लाइसिंग मतलब कट डाउन करते हैं कांस्टेंट रीजन को, किसका, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन जी का, ठीक है, और उसको टू द माउस वेरिएबल रीजन्स, माउस के वेरिएबल रीजन्स को स्प्लाइस करके हम उसको ह्यूमन का कांस्टेंट रीजन लेकर आते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जी का। ये मॉडिफिकेशन क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए स्पीसीज रिकॉग्नाइजेशन में, ताकि हमारी बॉडी उसको ये रिकॉग्नाइज करे कि हमारी ही बॉडी में ये इम्यूनिटी मतलब ये इम्यूनोग्लोबिन बना है, माइस की बॉडी में नहीं बना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बट अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है तो हमारी बॉडी उस इम्यूनोग्लोबिन को या एंटीबॉडी को ही फ़ौरन मान के उसके अगेंस्ट क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ऐसा केस होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो देखो, अगर हमने एंटीबॉडीज़ किसी दूसरी स्पीसीज में प्रोड्यूस करवा के, जैसे हॉर्स में प्रोड्यूस करवा के, हॉर्स के केस में हम एंटीविनोम सीरम जनरेट करवाते हैं जब स्नेक बाइट के अगेंस्ट हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मान लो किसी और स्पीसीज के अंदर हमने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में आएगी तो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है, उस आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, उस फॉरेन एंटीबॉडी के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग आइसोटिपिक जो डिटर्मिनेंट है फॉरेन बॉडी का, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं ऐसे केस में इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से मास्ट सेल डीग्रेल्यूनेशन होता है और एनीफाइलेटॉक्सिक इफेक्ट जो होता है वो जनरेट हो जाता है,
ठीक है, तो हमारी बॉडी में इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाती और वो उसको डैमेज कर देते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो इम्यूनोग्लोबिन जी या इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं फॉरेन एंटीबॉडी के अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनको C1 to C9 हम नाम देते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से सेल हमारी बर्स्ट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में इनकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 3 और टाइप 2 टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज होती है बॉडी में और हमारी बॉडी उसको डैमेज कर देती है जो भी हमने फॉरेन बॉडी दी है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जब पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है, पर ये मैटरनल मिल्क के केस में नहीं आती। ठीक है, अगर हम इसको हम बोले क्लिनिकली अगर हम दे रहे हैं तभी आती हैं। अब कुछ कॉमन एजेंट्स की बात करते हैं जिसमें हम पैसिव इम्यूनाइजेशन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट, ये अगर हमें बाइट करती है तो हम हॉर्स के अंदर एंटीविनोम जो बनाते हैं उसको देते हैं। बोटुलिज्म के केस में भी हम हॉर्स एंटीटॉक्सिन को देते हैं। साइटोमेगालोवायरस जो है उसके लिए हम ह्यूमन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ देते हैं। डिप्थेरिया के लिए हॉटस्टे एंटीटॉक्सिन, हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए पुल्ड ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, मिसल्स के लिए पुल्ड ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, हमारी ही बॉडी से निकाला हुआ है इम्यूनोग्लोबिन हम इंजेक्ट करते हैं किसी पेशेंट में। रेबीज़ में भी हम हॉर्स पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ है RSV, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिनेक्शियल वायरस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें भी हम मोनोक्लोनल एंटी सिनेक्शियल मतलब रेस्पिरेटरी सिनेक्शियल वायरस एंटीबॉडी हम प्रोवाइड करते हैं। स्नेक बाइट के लिए भी हॉर्स एंटीविनम, हॉर्स के अंदर हम एंटीविनम फॉर्म करते हैं वो देते हैं। टेटनस के अंदर भी पूल्ड इम्यूनोग्लोबिन या फिर होस्ट एंटीटॉक्सिन। वेरिसिला जोस्टर वायरस के लिए ह्यूमन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये सारी एंटीबॉडीज़ और ये सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें हम पैसिव इम्यूनाइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो डिस्क्राइब की थी एडवर्ड जेनर और लुइस पोस्चर ने। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में या तो कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर हम वैक्सीन दे रहे हैं जिसके थ्रू हम इम्यूनाइजेशन कोज कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे बात करी, अब आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा कि इन सब डिजीज़ में भी तो हम वैक्सीन ही दे रहे हैं। नहीं, ये वैक्सीन नहीं होती, ये तब दी जाती है जब हमें वो चीज़ डिजीज़ हो जाती है। जैसे केस में हम बात करें स्नेक बाइट के केस में, तो स्नेक बाइट के केस में हम हॉर्स एंटीविनोम यूज़ करते हैं, वो बाइट के बाद करते हैं, बाइट से पहले नहीं करते। और इसकी कोई मेमोरी नहीं होती क्योंकि हर एक स्नेक की जो टॉक्सिन है, जो पॉइजन है, वो कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, नर्वस डैमेज करते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो कार्डिक सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कौन सा स्नेक है, कौन सा हम एंटीविनोम देंगे, और ये हमारा बाइट के बाद दिया जाता है। तो इसमें मेमोरी नहीं होती है, टेम्पररी रिलीफ के लिए होता है। वो पैसिव इम्यूनिटी है क्योंकि वो पैसिव होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए हमें इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, वैक्सीन भी हमारी बॉडी में मेमोरी हेल्ड करती है और नेचुरल इन्फेक्शन भी मेमोरी हेल्ड करता है। तो एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या आ गया कि पैसिव में कोई मेमोरी हेल्ड नहीं होगी, बट हमारी एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमारी बॉडी में मेमोरी बन जाएगी, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में भी उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। गोल यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और इम्यूनोलॉजिक मेमोरी देना। यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक एक्टिव रोल प्ले करता है क्योंकि हमारी बॉडी की जो T और B सेल्स है वो प्रोलिफरेट करती हैं। प्रोलिफरेट मतलब वो डिवाइड करती हैं और वो एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स फॉर्म करती हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। पैसिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, ये नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू होती है। और इसमें हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन में जिसमें एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, जिसमें किल्ड ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें हम उसका वायरल जो पार्ट है उसको इनएक्टिव कर देंगे, या फिर प्योरीफाइड माइक्रोबियल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे किसी की जो पॉलीसेक्राइड है, जैसे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी हुई होती है। तो पॉलीसेक्राइड को निकाल के इंजेक्ट कर दिया हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर दी। ठीक है, क्लोन्ड माइक्रोबियल
जन्स या फिर एक्सप्रेस्ड एज रिकम्बिनेंट प्रोटीन एज क्लोन डीएनए और वायरस वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हम डिज़ायर्ड जीन को प्लाज्मिड के अंदर क्लोन करें, प्लाज्मिड से हम बैक्टीरिया को या फिर वायरस को इन्फेक्ट करवाएं, फिर उस वायरस से हम अपने आप को इन्फेक्ट करवाएं, वो क्लोन एंटीबॉडी हो गई। ठीक है, टॉक्सोइड देके हम, टॉक्सोइड वो होगा जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसको इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे ताकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी फॉर्म हो सके। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो फॉलोइंग डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं। DPAT का मतलब है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस। क्या होता है ये? डिप्थेरिया, डी से डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टेटनस, टी से टेटनस वैक्सीन। ठीक है, फिर HIV का मतलब यहाँ पे क्या है? H से हमारा होगा हीमोफिलस, हीमोफिलस। I से होगा इन्फ्लुएंजाई वैक्सीन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरी देखें, IPV देखें अगर हम, तो IPV में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड I से, P से पोलियो, V से वैक्सीन। MMR के लिए देखें तो मिसेल्स मम्प्स वैक्सीन, मिसेल्स और मम्प्स, रूबेला, R से क्या होगा? रूबेला वैक्सीन। तो ये 3 डिजीज़ के लिए वैक्सीन है। वार वैक्सीन हमारी जो है वो वेरिसिला जोस्टर के लिए है, वेरिसिला जोस्टर के लिए है, जिसमें हम पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कर रहे हैं और एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, और PCV जो है हमारी यहाँ पे वो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है। P से न्यूमोकोकल, C से कंजुगेट, V से वैक्सीन। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कंजुगेट वैक्सीन क्या होती है, एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन किस प्रोग्राम में दी जाती हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में दी जाती हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक हर्ड इम्यूनिटी आती है। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है हर्ड, हर्ड मतलब झुंड होता है, जैसे गाय भैंस कैटल्स का झुंड। ठीक है, ऐसे ही इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशन है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, और ह्यूमन पॉपुलेशन में 10 इंडिविजुअल हैं, 100 इंडिविजुअल्स हैं। 100 इंडिविजुअल्स में से 90 इंडिविजुअल्स किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड कर दिए गए, मतलब उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगी। तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि भाई 10 जो इंडिविजुअल बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन होगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जिसमें जो चांस है ससेप्टेबल इंडिविजुअल का इन कॉन्टैक्टिंग एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज़ वेरी लो। ठीक है, वो बहुत लो हो जाता है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है बॉडी के अपने सिस्टम के थ्रू। जैसे जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। बट जो पैसिव इम्यूनिटी है वो हम किसी होस्ट से या फिर ह्यूमन सिस्टम, किसी और का ह्यूमन सिस्टम इन्वॉल्व करके जो एंटीबॉडी बनती हैं उसकी बॉडी से हम एंटीबॉडी निकाल के अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव फेज आती है जिसमें इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। इसमें कोई नेगेटिव फेज नहीं आती, हमारे इम्यून सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे लेटेंट पीरियड होता है 4 days to 4 weeks का, जिसमें हमारा कोई सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता है, इंस्टेंट इफेक्ट शो होता है। यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स ज़्यादा इन्हेंस होता है, मतलब जब एक्चुअल में दोबारा से इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत ही एनहेंस रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती, इसलिए कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, यहाँ पे शॉर्ट होता है। यहाँ पे पूरी लाइफ के लिए हम एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ टाइम ऑफ इन्फेक्शन के टाइम पे हमें हमारी बॉडी को पता है कि इन्फेक्शन हुआ है, वो उससे फाइट कर लेगी बाय गेटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, पर उसके अंदर कोई लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी नहीं होगी। ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये लेस इफेक्टिव है। इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स में एक्टिव इम्यूनिटी को इंजेक्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स का क्या होता है, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पर अगर वो पहले से ही वीक है या उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो सकता तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी नहीं दे सकते हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसिव इम्यूनिटी, पहले से बनी एंटीबॉडीज़ उसको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कोई भी ऑफर, ये इट इज़ नॉट बेटर प्रोटेक्शन, इट इज़ डज नॉट प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन, क्योंकि पूरी ज़िंदगी के लिए प्रोटेक्शन हो जाता है। कभी भी इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो चुकी होंगी और आप फाइट कर लोगे। बट इसमें इन्फीरियर प्रोटेक्शन होता है, जैसे मैंने स्नेक बाइट के केस में बताया
कि आज मेरे को स्नेक बाइट किया, आज मेरे को एंटीवेनोम मिल रहा है, पर कल फिर बाइट करता है, मेरे को दोबारा से एंटीवेनोम चाहिए, मेरी बॉडी नहीं बना सकती उसको, ठीक है। तो ये इन्फीरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।